जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसको देखते ही होश उड़ गए। अरे ये क्या, एक इंसान, वो भी इतने घने जंगल के बीचों बीच। पर ये बेहोश क्यों पड़ा है? उठो, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उठो। एक बार की बात है, शिवपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में महाराज देवदास का शासन था। वो बहुत ही दयालु राजा थे। एक दिन एक किसान उनके पास आया और बोला, प्रणाम महाराज। मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरी फसल कीड़ों ने नष्ट कर दी है महाराज। अब मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। अब बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो महाराज। तुम चिंता मत करो, हमारे रहते ना ही तुम भूखे मरोगे और ना ही तुम्हारा परिवार। मंत्री जी, इनके सारे कर को माफ किया जाए और हमारी राजकोष से 200 सोने के सिक्के दिए जाए, और हाँ, कुछ अनाज भी इनके घर भिजवा दिए जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आप न होते तो हमारा क्या होता। महाराज देवदत्त की जय हो। राजा मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसके दिल को तसल्ली मिली कि उसने अपनी प्रजा की मदद की। जैसे ही वो किसान महल से बाहर निकला, ऐ, रगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं श्रीमान, मैं कुछ नहीं बोल रहा। महाराज ने अनाज मेरे घर भिजवा दिया होगा, और महाराज ने जो मुझे सोने के सिक्के दिए वो पूरे 200 ही हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे घर अनाज पहुंचा या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुपचाप ये सोने के सिक्के मुझे दे दो। माफ करिए, मैं ये सिक्के आपको नहीं दूंगा। ये सिक्के महाराज ने मुझे साल भर के खर्च करने के और फसल लगाने के लिए दिए हैं। इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं इसे आपको कभी नहीं दूंगा। हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। अगर हम ना हो तो चोर डाकू तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या तुम हमें सिक्के भी नहीं दे सकते? मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही बहादुर हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु महाराज आपको इस कार्य के लिए इनाम भी तो देते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया। अब चुपचाप मुझे वो सिक्के दे दो, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करके भी लेना आता है। भलाई तुम्हारी इसी में है कि वो सोने के सिक्के मुझे सौंप दो। कृपया करके मेरे साथ ऐसा न करिए। मैं गरीब किसान हूँ। अगर आपने इसे ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तेरे घर महाराज के खाने का सामान पहुंच गया है। तूने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने तुझे किस शर्त पर अंदर जाने दिया था, याद है या नहीं? हाँ याद है। आपने कहा था कि जो भी इनाम मिलेगा मैं आपको उसमें से आधा इनाम दूंगा। लेकिन तूने आधा देने के बजाय पूरा इनाम हजम करना चाहा। अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब मुझे ये पूरे 200 सिक्के दे, वरना तुझे कारागार में डालने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुकेश जानता था कि अगर उसने सैनिक की बात नहीं मानी तो सैनिक किसी भी तरह उसे कारागार में डाल देगा। ये लीजिए, कृपया करके इसमें से कुछ सिक्के दे दीजिए ताकि मैं नई फसल उगा सकूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो 50 सोने के सिक्के। तुम भी क्या याद रखोगे? और हाँ, आगे से ध्यान रखना, अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो समझ लेना। मुकेश उदास होकर अपने घर वापस चला जाता है। तभी उसकी पत्नी मोहिनी कहती है, आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुंह हाथ धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुम खाना परोसो, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आया। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। वैसे जो सैनिक आज अनाज लेकर आए थे, वो बता रहे थे कि महाराज देवदत्त ने आपको 200 सोने के सिक्के भी दिए हैं।
अब तो हमारी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। हाँ, महाराज ने मुझे सिक्के दिए थे और तो और उन्होंने हमारा कर भी माफ कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइए वो सिक्के मुझे दे दीजिए, मैं संभाल कर रख देती हूँ। मुकेश मोहिनी को वो सिक्के दे देता है और मोहिनी सिक्के गिनने लगती है। ये क्या? ये तो सिर्फ 50 सिक्के हैं, बाकी के सिक्के कहाँ हैं? मेरे पास बस इतने ही हैं। महल के सैनिक ने बाकी सिक्के रख लिए। ये क्यों? महाराज ने ये सिक्के तो आपको दिए थे ना, इस पर तो उस सैनिक का क्या ही हक। तुम नहीं समझोगी, महाराज से मिलना हर किसी की बस की बात नहीं है। हालांकि महाराज सबसे मिलते हैं, लेकिन महल के दरबारी रिश्वत लेकर ही लोगों को महाराज से मिलने देते हैं। मुकेश ने सारी बात मोहिनी को बताई और फिर मोहिनी से बोला, अच्छा, उस अनाज में से कुछ अनाज निकाल लाओ, भैया को वापस भी तो करना है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। मुकेश का बड़ा भाई राघव, जो बहुत अमीर नहीं था, फिर भी अपने छोटे भाई की मदद करता रहता था। जब मुकेश के घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा, तो राघव ने कुछ अनाज मुकेश को दे दिए थे। ये लीजिए, उन्हें धन्यवाद कहिएगा। आखिरकार उन्होंने हमारी मदद की है, जब हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं था। मुकेश अपने बड़े भाई राघव के घर जाता है। भैया, क्या आप घर पर हो? राघव भैया? मैं घर पर ही हूँ, अंदर आ जाओ। ये लीजिए भैया, मैं ये अनाज लौटाने आया हूँ। इस सब की क्या जरूरत थी? मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे वापस करो। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। भैया, मेरे पास अनाज आ गया है, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ, तो कृपा करके इसे वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं कभी आपकी दोबारा मदद नहीं लूंगा। चल अच्छा ठीक है, रख दे। और मैंने सुना है कि तू महाराज से मिलने गया था। हाँ भैया, गया था और महाराज से मिला भी। महाराज ने ही अनाज भेजा है और तो और मेरा कर भी माफ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी सुना है कि महाराज ने तुझे 200 सोने के सिक्के दिए हैं। उसे संभाल कर रखना और फालतू खर्चा मत करना। इतना सुनते ही मुकेश की गर्दन नीचे झुक जाती है और वो उदास हो जाता है। क्या बात है मुकेश, तू उदास क्यों हो गया? कुछ हुआ है क्या? मुकेश सारी बात राघव को बताता है और कहता है, भैया, लोग इतने ज्यादा लालची क्यों होते हैं? किसी गरीब का हक खाने में भी उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो दिल छोटा मत कर, हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा होता है। और अब रही बात भ्रष्ट लोगों की, तो भगवान उनकी सजा उन्हें जरूर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। महाराज ने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करी थी। भैया, कहाँ हो भैया? सुनो भैया। क्या हुआ मुकेश, तू इतनी जल्दबाजी में क्यों है? कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। क्या आपने सुना महाराज एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं? हाँ सुना है। क्या तू उसमें भाग लेने के बारे में सोच रहा है? नहीं नहीं भैया, मैं इतना भी बुद्धिमान नहीं हूँ कि उस प्रतियोगिता में भाग लूं। उस प्रतियोगिता में राज्य के बहुत ही बुद्धिमान लोग भाग लेंगे। उनके बीच तो मैं एक मामूली इंसान हूँ। तो फिर किस लिए आया है? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं उस प्रतियोगिता में भाग लूं? भैया, आपने अंदाजा लगा ही लिया। मैं यही कहना आया था कि आप इस प्रतियोगिता में भाग ले लें। वैसे भी आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। अभी तूने ही तो कहा कि वहां राज्य के बहुत ही बुद्धिमान लोग आएंगे। माना मैं तेरा बड़ा भाई हूं, पर इतना भी बुद्धिमान नहीं हूं कि वो प्रतियोगिता जीत सकूं। भैया, मैं कुछ नहीं जानता। आपको प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, और नहीं जीते तो भी क्या हुआ, जरूर उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हूं। प्रतियोगिता का दिन आ गया और सभी प्रतियोगी राजा के दरबार में जा पहुंचे।
आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपको एक पोटली में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। आपको जंगल के उस पार हमारे मंत्री जी मिलेंगे। जो वहां सबसे पहले पहुंचेगा उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। प्रणाम महाराज, ये प्रतियोगिता राज्य के सभी लोगों पर लागू होती है, तो क्या मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं? तुम राज्य के निवासी हो, इसलिए तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। और हां, याद रहे, मंत्री जी के पास पहुंचकर पूरे 100 सोने के सिक्के देने हैं। उनमें से अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी प्रतियोगिता दूसरे पहर में शुरू होगी, क्योंकि जंगल बहुत ही घना है और उसमें कोई भी आसानी से खो सकता है। इसलिए कल शाम तक आपको मंत्री जी तक पहुंचना होगा। सभी लोग दूसरे पहर का इंतजार करने लगे। तब तक राघव का भाई मुकेश एक पोटली में कुछ लेकर आता है। भैया, ये लीजिए, रास्ते में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय खेत में होना चाहिए। और इस पोटली में क्या है? भैया भैया मुझे यहाँ पर भाभी ने भेजा है। भाभी ने आपके लिए ये पोटली दी है, इसमें कुछ खाने का सामान है। ठीक है, अब तुम जाओ और घर का ध्यान रखना। मैं कल शाम तक घर वापस आता हूँ। मुकेश वहां से चला जाता है और कुछ समय में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सब जल्दी से अपनी पोटली लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। ये लोग इतनी तेज भाग रहे हैं मानो अभी जंगल पार करके पहुंच जाएंगे। जंगल बहुत ही बड़ा है। अगर मैं भी इसकी तरह भाग कर गया तो जल्द ही थक जाऊंगा। ये सोचकर राघव धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। काफी देर बाद जब शाम हो गई तो राघव को बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लग रही है और अब शाम भी हो गई है। मुझे बैठकर कुछ खा लेना चाहिए। अच्छा हुआ जो मुकेश ने ये पोटली ला दी, नहीं तो आज मुझे भूखा ही सोना पड़ता। ये सोचकर राघव एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, रात भी होने वाली है। आसपास कहीं सुरक्षित जगह पर सोने का इंतजाम भी करना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर का खतरा भी बहुत है। कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। खाना खाने के बाद राघव ने किसी सुरक्षित जगह को खोजने का फैसला किया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखी। ये गुफा सुरक्षित लग रही है। मैं इसके अंदर रात बिता सकता हूँ और किसी जंगली जानवर का खतरा भी नहीं रहेगा। राघव उस गुफा के अंदर चला जाता है और पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और सोने लगता है। जरा एक बार देख लेता हूँ कि सिक्के पूरे हैं या नहीं, या कहीं गिर गए। अरे ये क्या, इसमें तो 200 सिक्के हैं। लगता है इस पोटली में गलती से 200 सिक्के भर दिए गए हैं। राघव सिक्कों को वापस पोटली में भर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसको देखते ही होश उड़ गए। अरे ये क्या, एक इंसान, वो भी इतने घने जंगल के बीचों बीच। पर ये बेहोश क्यों पड़ा है? उठो, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उठो। और इधर बाकी सभी लोगों ने भी अपनी पोटली खोलकर उसमें सिक्कों की जांच की। वाह रे, मेरी अच्छी किस्मत। लगता है सिक्के भरने वाले से गलती हुई है। मेरी पोटली में 200 सिक्के, वो भी सोने के। महाराज को सिर्फ 100 सिक्के दे दूंगा और बाकी के 100 सिक्के मेरे। और अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तब तो और भी बड़ा इनाम मिलेगा। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? कृपया करके मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वैसे तुम कौन हो और इस घने जंगल में ऐसे बेहोश क्यों पड़े थे? मैं पास के ही राज्य का रहने वाला हूँ। मैं इस जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियां लेने आया था ताकि
ताकि मैं इस बाजार में बेच सकूं और अपने घर को नीलाम होने से बचा सकूं। क्या तुम्हारा घर नीलाम हो रहा है? पर ऐसा क्यों? मैंने जमींदार से कर्ज लिया था और अभी तक नहीं चुका पाया, इसलिए जमींदार मेरे घर की नीलामी कर रहा है। इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। पहले तुम शांत हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि कितना कर्ज है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैंने उस जमींदार से 300 सोने के सिक्के लिए थे। 100 सोने के सिक्के मैंने उसे पहले ही दे दिए हैं और 200 सोने के सिक्के अभी देने हैं। मेरे पास सिर्फ 50 सोने के सिक्के हैं जो केवल ब्याज ही है। ये लो, इस पोटली में 200 सोने के सिक्के हैं। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है, तो इसे तुम ही रखो। तुम्हारा धन्यवाद, पर मैं तुम्हें इसे लौटाऊंगा कैसे? लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। राघव और आदमी को पोटली देकर आगे बढ़ जाता है। कुछ समय में वो जंगल के दूसरी ओर पहुंच जाता है। बाकी सब उससे पहले वहां आ चुके थे। लगता है सभी प्रतियोगी आ चुके हैं। अब हमें इस प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा कर देनी चाहिए। इस प्रतियोगिता का विजेता मैं ही हूँ। मैं सबसे पहले जो आया हूँ। सभी लोग सोने के सिक्के वाली पोटली मंत्री जी को जमा कर दीजिए। माफ करिए महाराज, वो पोटली मेरे पास नहीं है। मुझे एक जरूरतमंद आदमी मिला, मैंने उसे वो पोटली दे दी। जरूरतमंद आदमी? तुम जैसे लोग थोड़े से सिक्के की लालच में इतना गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। इस जंगल में भला कौन आदमी घूमेगा? महाराज, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं प्रतियोगिता से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रतियोगिता का विजेता है राघव। ये सुनकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब हैरान थे। माफ करिए महाराज, लेकिन ये गलत फैसला सुना दिया। इस आदमी के पास तो सिक्के ही नहीं है, तो ये विजेता कैसे हुआ? हमने कोई गलत फैसला नहीं सुनाया। इस प्रतियोगिता का विजेता राघव ही है। जो आदमी तुम सबको जंगल में मिला था, वो कोई और नहीं, हम खुद थे। और तुम लोगों की पोटली में 100 सिक्के नहीं 200 सिक्के थे। हम तुम लोगों की ईमानदारी जानना चाहते थे। हम आज बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, तो राघव, कल महल आकर अपना इनाम ले जाना। राजा अपने महल चला जाता है। और अगले दिन राघव महल जाता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे महाराज ने बुलाया है, मैं अपना इनाम लेने आया हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, पर जितना भी इनाम मिलेगा मुझे उसका आधा देना होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं अपना आधा इनाम आपको देने के लिए तैयार हूं। राघव अंदर जाता है और महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। आओ राघव, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, मुझे इनाम में 100 कौड़े की मार चाहिए। ये सुनकर पूरा राज दरबार हैरान हो गया। आपने कोई गलती नहीं की, हम आपको सजा नहीं दे सकते। महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही मेरी मांग है। ठीक है, हमने आपसे वादा किया था, आप जो हंस के मांगे गए हम आपको देंगे। सैनिकों, जल्लाद को बुलाया जाए। तभी राघव ने राजा से कहा, महाराज, सबसे पहले आप मेरे मित्र को 50 कोड़े मारे, जो कि बाहर ही पहरा दे रहा है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि उन्हें अपना इनाम का आधा हिस्सा दूंगा। ये सुनकर राजा सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं, हमने उसे मौका दिया कि वो सुधर जाए, पर अब और नहीं। मंत्री जी, उस गद्दार सैनिक को अभी कैद खाने में बंद कर दीजिए और उसे आज तक जितने लोगों से भी रिश्वत ली है उन्हें वापस कर दीजिए। मंत्री ने उस सैनिक को कारागार में डाल दिया।
हम तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। राघव महाराज का विशेष सलाहकार बन गया और खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर